इस वक्त दिल्ली से एक बड़ी खबर। दिल्ली की राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है। राजेंद्र नगर विधानसभा पर जीते आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी तो दुर्गेश पाठक 11,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं। दुर्गेश पाठक 11,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं। बीजेपी के उम्मीदवार राजेश भाटिया को इन्होंने मात दी है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसको लेकर बयान भी दिया, लगातार प्रचार करते हुए नजर आए। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है, राजेंद्र नगर के लोगों का दिल से आभार। दिल्ली के लोगों के इस अथाह स्नेह और प्रेम का मैं आभारी हूं। यही हमें और मेहनत एवं सेवा करने की प्रेरणा देता है। लोगों ने उनकी गंदी राजनीति को हराया और हमारे अच्छे काम को सराहा। आम आदमी पार्टी की दिल्ली राजेंद्र नगर उपचुनाव में जीत और बीजेपी के उम्मीदवार को हराया है आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने। और इसके बाद देखिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से ट्वीट किया गया। एक तरह से ट्वीट के माध्यम से उन्होंने निशाना साधा और कहा कि गंदी राजनीति को हराया, अच्छे कामों को जिताया। लेकिन बड़ी खबर पंजाब से है। यहां पर आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है और एक बुरी खबर पंजाब से। इस वक्त की बड़ी खबर, संगरूर लोकसभा सीट पर आम आदमी पार्टी की हार हुई है। संगरूर लोकसभा सीट उपचुनाव आम आदमी पार्टी यहां से हारी है। संयुक्त शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के सिमरनजीत सिंह जीते हैं। तो आम आदमी पार्टी के लिए जाहिर सी बात है बुरी खबर है। और देखिए पंजाब विधानसभा में जीत के बाद से ही काफी आत्मविश्वास में नजर आ रही थी आम आदमी पार्टी। जीतने वाले उम्मीदवार क्या कह रहे हैं, सुनते हैं सिमरनजीत सिंह। ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਢਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। 7-8 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਫੌਜ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਆਦਿਵਾਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਨਕਸਲਾਈਟ ਕਹਿ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਸਿੱਧੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਤਮ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ कि इन्हां दी दुख तकलीफ सारी खत्म हो जाए। सर पार्लियामेंट में क्या मुद्दा उठाएंगे आप? पहला मुद्दा और कौन सा मुद्दा उठाएंगे? आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? वो तो देखांगे उत्थे जाके कादे ते डिबे। प्रायोरिटी होगी कि जिहड़ा साडा संगरूर है, इहदी माली हालत बहुत खराब हो गई है। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੀਆ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਵਾਘੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿਲਾਈਏ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। और इस वक्त की बड़ी खबर, संगरूर लोकसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। खुद भगवंत मान यहां से पहले सांसद थे, मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया इस सीट से और उपचुनाव हुआ। लेकिन एक बड़ा झटका, संगरूर लोकसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को हराया है शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के सिमरनजीत सिंह मान ने।
और आम आदमी पार्टी के गुरमेल सिंह को हराक है और इसके बाद उनका बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि वो प्रदेश के मुद्दों को उठाएंगे और साथ ही साथ इस सीट को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार प्रचार किया गया था और एक मजबूत सीट मानी जाती थी आम आदमी पार्टी के लिए संगरूर, लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी को एक करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और बड़ी खबरों में एक और बड़ी खबर, यूपी के आजमगढ़ सीट को लेकर मतगणना जारी है। बीजेपी के दिनेश लाल यादव 13,121 वोटों से आगे हैं। तो 13,021 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव फिलहाल पीछे चल रहे हैं। इसके साथ ही बसपा के उम्मीदवार भी पीछे चल रहे हैं। गुड्डू जमाली तीसरे स्थान पर है फिलहाल। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, आजमगढ़ सीट जहां से अखिलेश यादव सांसद हुआ करते थे, लेकिन विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उन्होंने लोकसभा की सीट से इस्तीफा दिया और यहां पर उपचुनाव हुआ। और अभी ताजा अपडेट यह है कि फिलहाल दिनेश लाल यादव आगे चल रहे हैं 13,000 वोटों से, तकरीबन 13,021 वोटों से फिलहाल वो आगे हैं। धर्मेंद्र यादव दूसरे नंबर पर है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव अखिलेश यादव के चचेरे भाई, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आजमगढ़ जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, यहां पर फिलहाल समाजवादी पार्टी हारती नजर आ रही है, लेकिन अभी मतगणना जारी है। बिल्कुल मतगणना जारी है और सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या अखिलेश यादव अपना गढ़ बचा पाएंगे, क्योंकि यहां पर लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रचार किया गया था, लेकिन यहां पर सपा के उम्मीदवार तो प्रचार कर ही रखे थे, साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से भी प्रचार को धार देने के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी रण में उतरते नजर आए थे। अब कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि फायदा भी मिलता दिख रहा है। और आजम खान जो रामपुर उनकी सीट हुआ करती थी, आजम खान समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, रामपुर से एक बड़ी खबर, रामपुर सीट पर भी मतगणना जारी है, लेकिन यहां भी बीजेपी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह लोधी 41,000 वोटों से, तकरीबन 41,500 वोटों से आगे हैं। तो समाजवादी पार्टी का एक और गढ़ रामपुर, यह भी समाजवादी पार्टी के हाथ से निकलता दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद आसिम राजा पीछे हैं और अब लगातार रुझान सामने आ रखे हैं। तस्वीर तो देखिए हालांकि शाम होते होते साफ होगी, लेकिन अब एक बड़ी बढ़त यहां पर बीजेपी के घनश्याम सिंह लोधी की तरफ से बना ली गई है। शुरुआत में बढ़त इतनी ज्यादा नहीं थी, जबकि जब शुरुआत हुई थी पहले 1-2 चरण के नतीजे सामने आए थे, तब सपा यहां पर काफी मजबूत नजर आ रही थी, लेकिन अब बीजेपी काफी मजबूत होती नजर आ रही है, क्योंकि एक बड़ी बढ़त अब बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है। तो एक और बड़ी खबर रामपुर से, बीजेपी के घनश्याम सिंह लोधी बहुत आगे हैं, 41,000 वोटों से फिलहाल आगे हैं और जीत के करीब नजर आ रहे हैं। यूपी की रामपुर सीट पर मतगणना जारी है। आजम खान यहां से सांसद हुआ करते थे, उन्होंने भी इस्तीफा दिया और फिर यहां पर उपचुनाव हुआ और आजम खान का गढ़ माने जाने वाला रामपुर, समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाला रामपुर समाजवादी पार्टी के हाथ से निकलता दिखाई दे रहा है। इस वक्त के आंकड़ों के हिसाब से, रुझानों के हिसाब से, इस वक्त की अपडेट के हिसाब से तो यही लग रहा है कि यहां से आजम खान और समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान होने जा रहा है। आसिम राजा जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं वो हार रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। पीएम मोदी ने मन की बात के कार्यक्रम के 90वें एपिसोड को आज संबोधित किया है। इस दौरान पीएम ने देशवासियों से मिले सुझावों का भी जिक्र किया। साथ ही पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपने संबोधन में 1975 के काले दिनों को याद किया है, इमरजेंसी का जिक्र करते नजर आए। और प्रधानमंत्री ने कहा कि जब देश भर में इमरजेंसी लागू कर दी गई थी तो उस वक्त लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुसीबतें थी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि आज भारत भले ही आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहा है, लेकिन हमें आपातकाल के उस भयावह दौर को भी नहीं भूलना चाहिए। तो वहीं अमृत महोत्सव का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद भारत आजाद हुआ, उसी विजय गाथा को अमृत महोत्सव के जरिए याद किया जा रहा है। साथ ही पीएम ने कहा कि आजादी के 75 साल बाद की यात्रा भी इन 75 सालों में हम समेटे हुए हैं। वहीं इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का भी मन की बात कार्यक्रम में जिक्र करते रहे नजर आए। पीएम मोदी ने ओलंपिक को लेकर बातचीत की और विजेता नीरज चोपड़ा के बारे में काफी कुछ उनकी तरफ से कहा गया है और अब नीरज चोपड़ा एक बार फिर से सुर्खियों में छाए हुए हैं। दरअसल नीरज चोपड़ा ने अब ओलंपिक के बाद फिनलैंड के पावो नुर्मी गेम्स में सिल्वर मेडल जीता और उसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया और उनको फिर से शुभकामनाएं दी।
जून का वही समय था जब इमरजेंसी लगाई गई थी, आपातकाल लागू किया गया था। उसमें देश के नागरिकों से सारे अधिकार छीन लिए गए थे। उसमें से एक अधिकार संविधान के आर्टिकल 21 के तहत सभी भारतीयों को मिला, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी भी था। उस समय भारत के लोकतंत्र को कुचल देने का प्रयास किया गया था। देश की अदालतें, हर संवैधानिक संस्था, प्रेस, सब पर नियंत्रण लगा दिया गया था। सेंसरशिप की ये हालत थी कि बिना स्वीकृति कुछ भी छापा नहीं जा सकता था। मुझे याद है तब मशहूर गायक किशोर कुमार जी ने सरकार की वाहवाही करने से इनकार किया तो उन पर बैन लगा दिया गया, रेडियो पर से उनकी एंट्री ही हटा दी गई। लेकिन बहुत कोशिशों, हजारों गिरफ्तारियों और लाखों लोगों पर अत्याचार के बाद भी भारत के लोगों का लोकतंत्र से विश्वास डिगा नहीं, रत्ती भर नहीं डिगा। भारत के हम लोगों में सदियों से जो लोकतंत्र के संस्कार चले आ रहे हैं, जो लोग बीते दिनों हमारे ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा फिर से सुर्खियों में छाए रहे। ओलंपिक के बाद भी वो एक के बाद एक सफलता के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। फिनलैंड में नीरज ने पावो नुर्मी गेम्स में सिल्वर जीता। यही नहीं, उन्होंने अपने ही जेवलिन थ्रो के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। तो वहीं देश के कई हिस्सों में अग्निपथ योजना का विरोध हुआ और इसी बीच सशस्त्र बलों की भर्ती को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक बयान सामने आया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि किसी भी तरह की खामी का उचित समाधान किया जाएगा। इन दिनों देश भर में अग्निपथ योजना का विरोध हो रहा है, लेकिन इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान सामने आया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सशस्त्र बलों में भर्ती की अग्निपथ योजना की सरकार सालाना समीक्षा भी करेगी और अगर कोई खामी या चुनौती आती है तो उस पर उचित समाधान भी होगा। और इस योजना को मुख्य हितधारकों से 2 साल तक मंथन के बाद अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने इस योजना को परिवर्तनकारी करार दिया। 14 जून को सरकार ने सेना में भर्ती के लिए इस योजना की घोषणा की, जिसमें 17.5 से 21 साल की आयु वर्ग के युवक 4 साल के लिए भर्ती किए जाएंगे। इस योजना के तहत 25% युवकों को सेना में 15 साल और काम करने का मौका मिलेगा। इस योजना के खिलाफ देश के कई हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन भी देखे गए, क्योंकि योजना के तहत भर्ती 75% युवाओं के लिए रोजगार की गारंटी नहीं है। ऐसे में रक्षा मंत्री का कहना है कि योजना को लागू करने दीजिए। बड़ी खबरों में आगे बढ़ते हैं। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। दरअसल पक्षी से हेलीकॉप्टर टकरा गया था, उसी के चलते इमरजेंसी लैंडिंग की जरूरत पड़ी थी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चॉपर की वाराणसी में इमरजेंसी लैंडिंग की गई। बताया जा रहा है कि पक्षी से हेलीकॉप्टर के टकराने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से सुरक्षित बताए जा रहे हैं। अब सीएम योगी आदित्यनाथ स्टेट प्लेन से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। योगी आदित्यनाथ गुरु पूर्णिमा महोत्सव कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए वाराणसी पहुंचे थे। इसके अलावा पीएम मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों को भी देखने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। योगी आदित्यनाथ ने यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा भी की थी। वहीं रविवार को वाराणसी से लखनऊ के लिए उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही उनका हेलीकॉप्टर एक पक्षी से टकरा गया। इसके बाद हेलीकॉप्टर में मौजूद सुरक्षा अधिकारियों ने सीएम योगी के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई। बताया जा रहा है कि पक्षी से हेलीकॉप्टर के टकराने के बाद किसी हादसे की आशंका को देखते हुए सुरक्षा कर्मियों ने हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के आदेश दिए। जानकारी के मुताबिक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग के बाद योगी आदित्यनाथ वाराणसी के सर्किट हाउस में कुछ देर के लिए ठहरे। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे।
महाराष्ट्र की बात करते हैं, जहां पर सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अब बगावत करने वाले विधायकों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर उद्धव ठाकरे ने कई मंत्रियों को बर्खास्त करने की मांग की। महाराष्ट्र में सियासी घटनाक्रम पल पल बदल रहा है। शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट एक दूसरे पर जमकर हमला कर रहे हैं। इसके साथ ही सियासी दांवपेच भी जमकर आजमाए जा रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बागियों के खिलाफ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। पहले 16 विधायकों की सदस्यता रद्द करने को लेकर चिट्ठी लिखी गई और अब 7 मंत्रियों पर कार्रवाई की तलवार लटकाने की तैयारी शुरू कर दी है। उद्धव ठाकरे के मंत्री फिलहाल शिंदे के साथ गुवाहाटी में मौजूद हैं। राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर उद्धव ठाकरे इन मंत्रियों को बर्खास्त करने की मांग करेंगे। हालांकि अभी चिट्ठी नहीं लिखी गई है। इससे पहले डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी लिखकर 16 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की जा चुकी है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सियासत की बिखरीबाजी को सही करने में जुटे हैं। उधर गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे ने अपनी बढ़ती ताकत के साथ आगे बढ़ना शुरू किया है। शिंदे ने शिव सैनिकों को कहा है कि प्रिय शिव सैनिकों, अच्छी तरह से समझें, महाविकास अघाड़ी के खेल को पहचानो। मैं शिवसेना और शिव सैनिकों को महाविकास अघाड़ी के अजगर के चंगुल से मुक्त कराने के लिए संघर्ष कर रहा हूं। ये लड़ाई आप शिव सैनिकों के लाभ के लिए समर्पित है। और शिमला के ठियोग से इस वक्त एक बड़ी खबर। ठियोग बाजार में भीषण आग लगी है। आग की चपेट में आकर कई दुकानें जली हैं। आग लगने से करोड़ों का नुकसान हुआ है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। तो शिमला के ठियोग बाजार में यह भीषण आग लगी है। दमकल विभाग की कई गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश में लगी हुई थी और फिलहाल खबर यह भी है कि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन एक भीषण आग लगी और कई दुकानें आग की चपेट में आ गई। तो कई दुकानें आग की चपेट में आ गई हैं। एक के बाद एक दुकान को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। धुएं का गुब्बार उठ रहा था। स्थानीय लोगों की तरफ से दमकल महकमे को कॉल किया गया। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और बड़ी खबरों में एक और बड़ी खबर। करनाल के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। मंगलसेन ऑडिटोरियम में सीएम मनोहर लाल ने एक कार्यक्रम में शिरकत की और कृषि मंत्री जेपी दलाल भी इस मौके पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि प्राकृतिक खेती को लेकर राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। प्राकृतिक खेती पर यह सेमिनार किया गया है और इस कार्यक्रम में सेमिनार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, कृषि मंत्री जेपी दलाल और साथ ही कई किसान भी मौजूद रहे। सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाए। ऐसे में इस सेमिनार का आयोजन महत्वपूर्ण है। अब तक की बड़ी खबरों में एक और बड़ी खबर। पलवल में एक बार फिर से गतपुरी टोल प्लाजा को लेकर महापंचायत हुई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। लोगों का कहना है कि ये टोल यहां पर अवैध तरीके से बनाया गया है और लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। और आज की महापंचायत को लेकर क्या कुछ रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट देखिए। लंबे समय से पलवल के गतपुरी टोल प्लाजा को लेकर विरोध किया जा रहा है, लेकिन अभी तक स्थिति साफ नहीं हुई है। ना तो टोल मैनेजमेंट की तरफ से कोई कदम उठाया गया और ना ही प्रशासन ने कोई सख्त कार्रवाई की। इसके बाद अब टोल को हटाने के लिए एक महापंचायत की जा रही है। दरअसल इस टोल को लेकर लोगों का कहना है कि अवैध टोल प्लाजा है। इसे गतपुरी गांव की जमीन पर गलत तरीके से बनाया गया है। इस महापंचायत को कामयाब बनाने के लिए कई नेताओं का भी समर्थन प्रदर्शनकारियों को मिला। साथ ही फरीदाबाद के लोग भी इस पंचायत में शामिल हो रहे हैं। समिति गतपुरी ने आज एक महापंचायत बुलाई है, जिसका उद्देश्य ये है, आज हमारा 36वां दिन है धरने का। अभी हमारा कोई निष्कर्ष पे अभी नहीं पहुंचे हैं। ये कह रही है कि हम आपकी जमीन का पैसा देने के लिए तैयार है, जो हमारी अवैध जमीन इन्होंने। दूसरी तरफ महापंचायत में उमड़ी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट पर है, ताकि किसी भी तरह स्थिति न बिगड़ पाए। गौरतलब है कि इससे पहले भी टोल के विरोध में प्रदर्शन किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकलता दिखाई दिया। फिलहाल इस महापंचायत के बाद टोल को लेकर क्या फैसला किया जाएगा। हरियाणा में निकाय चुनाव खत्म हो चुके हैं। पता चल चुका है कौन जीता कौन हारा, लेकिन अब इसके बाद भी लगातार बयानबाजी का नाम थम नहीं रहा। बयानबाजी जारी है और बहादुरगढ़ में बीजेपी के नेताओं ने चुनाव को लेकर अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ जहां हरियाणा में हुए निकाय चुनाव को लेकर अधिकारी निष्पक्ष रूप से सफल बनाने के लिए अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, तो वहीं आए दिन निकाय चुनाव के दौरान धांधली के आरोप भी लगते दिख रहे हैं। बहादुरगढ़ में बीजेपी नेताओं ने चुनाव में नकली आधार कार्ड और वोटर कार्ड के जरिए वोट डालते हुए कई लोगों को पकड़ने की बात कही,
साथ ही बीजेपी के बहादुरगढ़ चुनाव प्रभारी सतीश नांदल ने चुनाव के दिन लोगों से बरामद किए गए नकली पहचान पत्र दिखाए। नांदल का कहना है कि बहुत सारे लोगों को उन्होंने वोट डालने से पहले ही पकड़ लिया, लेकिन फिर भी अधिकतर लोग फर्जी पहचान पत्र के आधार पर वोट डालने में कामयाब रहे। फर्जी कार्ड दिखाए, उनकी तरफ से कार्ड हमने दिखाए आपको, ये कार्ड के हमारे पास सबूत है। वो जो कार्ड है ये पूरा कोशिश की, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में और हमारे साथियों ने इनको पकड़ने का और बंद करवाने का काम फिर भी वो डाल के गए और उसी का परिणाम थोड़ा बहुत मतलब कहीं नजदीक लगने का काम किया है। इस पर संज्ञान लिया जाएगा। हालांकि इस संबंध में पुलिस जांच करवाने की बात कर रही है, लेकिन चुनाव संपन्न हो चुका है। बहादुरगढ़ में बीजेपी की चेयरपर्सन सरोज राठी निर्वाचित हुई हैं। अब देखना होगा कि पुलिस की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। और बड़ी खबरों में एक और बड़ी खबर, रोहतक से मखरौली टोल प्लाजा पर फायरिंग के मामले को लेकर पुलिस ने फायरिंग करने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि किसान नेता राजू मकड़ोली को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर आरोप लगे थे। बताया जाता है कि हैवी वाहन को पासिंग दिलाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था, जिसमें कि गोलियां चली थी। तो पुलिस ने फायरिंग करने वाले मकड़ोली टोल प्लाजा पर फायरिंग करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है। किसान नेता राजू मकड़ोली पर आरोप थे और राजू मकड़ोली को गिरफ्तार किया गया। बताया जाता है कि हैवी वाहन को बिना टोल दिए पास करवाने को लेकर यहां पर विवाद शुरू हो गया था। विवाद बढ़ा और फायरिंग हुई थी। 2 लोगों पर आरोप लगे थे। किसान नेता राजू मकड़ोली फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में। अब तक की बड़ी खबरों में एक और बड़ी खबर, पानीपत से स्विमिंग पूल में नहाने गए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर। जिमखाना क्लब के स्विमिंग पूल में ये मौत हुई है। बताया जाता है कि युवक यहां पर नहाने गया था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, जिमखाना क्लब के स्विमिंग पूल में नहाने गए एक शख्स की मौत हुई है, एक युवक की मौत हुई है। अब ये संदिग्ध मौत है, इसको लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रखे गए। ये हत्या है या फिर डूबने से हुई मौत है, जांच शुरू कर दी गई है। तो जिमखाना क्लब के स्विमिंग पूल में नहाने गया था युवक की मौत हो गई है। कई तरह के सवाल इस मौत के बाद उठ रहे हैं। पुलिस मामले में जांच कर रही है। शव को कब्जे में ले लिया गया है। एक तरफ हत्या के आरोप लगने शुरू हो गए हैं और दूसरी तरफ माना यह भी जा रहा है कि डूबने से मौत हुई होगी। पुलिस मामले में जांच कर रही है और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता प्रदीप रेड्डू इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या कुछ जानकारी, मौत के पीछे वजह क्या कुछ निकलकर सामने आ रही है फिलहाल? देखिए, जो युवक जो है हरि सिंह कॉलोनी का रहने वाला अमन, वो अपने 2 दोस्तों के साथ स्विमिंग पूल में नहाने के लिए गया था, क्योंकि आज संडे था। वो काम पे भी नहीं गया था और अपने दोस्तों के साथ स्विमिंग पूल में पहुंचा जिमखाना क्लब के। तो जो स्विमिंग पूल के जो वहां पर संचालक है, उनके मुताबिक पूल के अंदर युवक को अचानक चक्कर आने लगते हैं, तो उसके दोस्त उसे निकालकर बाहर ले आते हैं। उसके बाद अस्पताल ले कर दिया जाता है। लेकिन जो परिवार के लोग हैं, उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं लापरवाही स्विमिंग पूल में हुई है, डूबने से मौत हुई है। लेकिन पुलिस अभी तक कोई बयान नहीं दे रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, आखिर डूबने से मौत हुई या कोई अन्य कारण था। तो फिलहाल शव को कब्जे में ले लिया गया है और शवगृह में रखवा दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि जो युवक है उसकी मौत डूबने या किसी अन्य कारण की हुई थी। जी, तो लापरवाही के भी आरोप लग रहे हैं और पुलिस को लेकर भी कहा जा रहा है कि जांच शुरू कर दी गई है। परिवार लापरवाही के भी आरोप लगा रहा है, हालांकि जांच का विषय है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रदीप। और देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,739 नए केस सामने आए। एक्टिव मामलों की संख्या इसी के साथ बढ़ गई है और 92,000 के पार एक्टिव मामले हैं। देश में कोरोना महामारी के मामले रोजाना सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,739 नए मामले दर्ज हुए, जिसके बाद एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 92,579 हो गई। वहीं 24 घंटों में 25 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के कुल आंकड़े बढ़कर 4,33,89,973 हो गए हैं। वहीं इस महामारी से मरने वालों की संख्या 5,24,999 हो गई है। वहीं शनिवार के मुकाबले कोरोना के मामले आज कम दर्ज हुए हैं। बीते दिन देश में 15,940 मामले दर्ज हुए थे। इस दौरान 20 लोगों की मौत हुई थी। इन आंकड़ों के बाद एक्टिव मामलों की संख्या 91,000
779 हो गई थी, जिसमें आज फिर बढ़ोतरी हुई है। जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक कोरोना से 4,27,72,398 मरीज ठीक हो चुके हैं। अगर वैक्सीनेशन के आंकड़ों पर नजर डालें तो ये आंकड़ा 197,85,51,580 तक पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटों में 12,72,739 लोगों को वैक्सीनेट किया गया। बड़ी खबरों के इस खास बुलेटिन बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए खबरें अभी तक। जय हिंद।